बचपन से ही दादी हमेशा कहती रही कि चांद की तरफ उंगली मत उठाना वरना चांद आकर कान काट लेगा, और इसी डर से मैंने कभी चांद की ओर उंगली नहीं की। लेकिन शहर से आई मेरी चचेरी बहन ने इस बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया और मिड ऑटम की रात जब पूरा चांद आसमान में चमक रहा था, उसने हंसते हुए उंगली उठाकर चांद को दिखाया और उसी रात उसकी एक कान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस बार त्योहार पर चाचा चाची व्यस्त थे, इसलिए उसे हमारे गाँव दादी के घर भेज दिया गया। वह गोरी साफ सुथरी और शहर के ढेर सारे अनजाने खाने पीने के सामान लेकर आई थी, लेकिन उसका व्यवहार ठंडा था। उसने दादा दादी को नमस्ते तक नहीं किया और मुझसे भी बेरुखी से पेश आई, जबकि मैं बात करने की कोशिश करता रहा। उसने गांव को गंदा बताया और मेरे मन में गुस्सा भर गया। दादी ने फिर भी उसे प्यार से घर में जगह दी, यहाँ तक कि मेरा कमरा भी उसे दे दिया और नए गुलाबी बिस्तर सजाए, लेकिन उसने उसे भी नापसंद कर दिया और दादी ने मुझे ही चुप करा दिया। रात को गांव की परंपरा के अनुसार चांद के लिए प्रसाद और चांद खाने के बाद ही मिठाई खाने की बात थी, पर बहन ने सीधे प्रसाद उठा लिया और खा लिया। और हैरानी की बात यह रही कि दादी ने उसे डांटा तक नहीं, जबकि मुझे पहले इसी गलती पर बहुत मारा गया था। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर खौलता रहा। फिर चांद देखते समय उसने फिर उंगली उठाकर मजाक उड़ाया और दादी ने मान लिया कि वह सब झूठ था और मुझे बहलाने के लिए कहा जाता था। मैं गुस्से में सो गया, लेकिन रात में उसकी चीख से नींद खुली। जब हम पहुंचे तो वह खून से लथपथ अपने कान को पकड़े बैठी थी और उसका कान सच में गायब था। हम उसे गांव के वैद्य के पास ले गए। दादी का चेहरा डर से भरा था और वापसी पर उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया, दरवाजों पर ताबीज और कागज चिपका दिए और मुझे बताया कि वह असली बहन नहीं बल्कि किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है, क्योंकि सिर्फ वही चांद की ओर उंगली उठाने की हिम्मत करती है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, मुझे सामान्य व्यवहार करना है, क्योंकि सच जान जाने पर वह खतरनाक हो सकती है। मुझे याद आया कि उसके आने के बाद से उसका स्वभाव बदल गया था। वह अपने पसंदीदा खाने को नहीं छू रही थी, बल्कि सिर्फ पूजा का प्रसाद खा रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि चांदनी में उसकी परछाई भी नहीं दिखती थी। अगले दिन सुबह उसके कमरे से अजीब हंसी सुनाई दी और जब उसने मुझे बुलाया तो उसने फुसफुसाकर कहा कि दादा दादी इंसान नहीं है और वही उसके कान के पीछे जिम्मेदार है। उसने मुझसे तुरंत माता पिता को फोन करने को कहा। मैं उलझन में पड़ गया कि आखिर सच कौन बोल रहा है। तभी पीछे से दादी आ गई और बात अधूरी रह गई। कमरे में जाकर वह फिर मासूम बन गई और कुछ भी याद न होने का नाटक करने लगी। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि असली खतरा कौन है, बहन या दादा दादी। और सच्चाई जानने के लिए मैं गाँव के ओझा के पास गया, जिसने मुझे देखते ही ऐसा महसूस कराया जैसे उसे सब पहले से पता हो। और मेरी रूह कांप उठी कि इस रहस्य के पीछे कुछ बहुत ही डरावना छिपा है, जो अब धीरे धीरे मेरे सामने आने वाला है।